ये तमाम जो भी कुछ बंटवारा हुआ, जवाहरलाल नेहरू इज रेस्पॉन्सिबल, नॉट जिन्ना। ये जीते जी कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सत्ता में बैठ करके अपना एजेंडा लागू करना था। उस एजेंडे के कारण आज बाबर महान है, अकबर महान है, औरंगजेब महान है, लेकिन महाराणा प्रताप कहां गायब है, यह किसी को नहीं पता। उसी इतिहास में छत्रपति शिवाजी एक माउंटेन का चूहा है। उसी इतिहास के अंदर वीर सावरकर ने चिट्ठी लिखी थी, माफी मांगी थी। उसी इतिहास के अंदर सुभाष चंद्र बोस का वो डॉक्यूमेंट अब मंजर हो चुका है। पूरी दुनिया ने देखा कि किसके साइन हैं, जिस पे ये लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेगा तो हम उसको ब्रिटिश सरकार को सौंप देंगे। उसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल। दूसरा झूठ हमने बोला, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये यही हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। भाई का फंडा क्लियर है, भाई कतई कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज आप हैं। आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपको सरवाइव करना है। आप अपने मन की बात 1000 साल के बाद सुन पा रहे हैं। इससे पहले आप अपने मन की बात कहते ही नहीं थे, मन में ही चली जाती थी। लिहाजा हमारे यहां हुआ ये कि जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात हुई, कैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे। मेरे पुरखे इस देश की आजादी के लिए लड़े, आजादी मिलने के पास आए, नजदीक आए, आजादी मिलती नजर आई। तो आप मुझे बताइए फिर 1946 में क्या हुआ था बंगाल में? 1946 के अंदर कासिम रिजवी ने क्या किया था हैदराबाद में? और क्या एक ही दिन में यह हो गया था? उनको जरूरत थी, मुगलों के जाने के बाद उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये डिजायर थी, उनकी इच्छा थी कि ये निजाम बना रहे, इसीलिए 1857 हुआ। इसीलिए ये नारे गढ़े गए। और आपने क्या किया कि जब आप आजादी के नजदीक आए और इस देश को तथाकथित आजादी, जिसका भारत के रिकॉर्ड में कहीं जिक्र नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, कहीं जिक्र नहीं है। और एक किताब है कीपिंग द क्राउन, कीपिंग द जॉय इन द क्राउन, द ग्रेट बिट्रेयल ऑफ ब्रिटिश टू इंडिया, रिटन बाय वॉल्टर रीड। उस किताब के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि भारत के नेताओं को इतनी जल्दी थी ट्रांसफर ऑफ पावर की कि माउंटबेटन ने अपने दोस्त को बुलाया, जिनको रेड क्लिफ के नाम से यह देश जानता है। वॉल्टर रीड ने इस किताब में उनका पूरा वर्णन छापा है। यह किताब मार्केट में अवेलेबल है। माउंटबेटन ने, नेहरू की इच्छा उनकी मजबूरी थी, नेहरू की इच्छाओं को पूरा करना उनकी मजबूरी थी, घरवाली उनके साथ नहीं थी। उस कारण उन्होंने अपने दोस्त को, जो हाई स्कूल में माउंटबेटन का दोस्त था, रेड क्लिफ, उनसे कहा कि आप हिंदुस्तान आ जाएं, भारत के बंटवारे का आपको लाइन ड्रॉ करना है। रेड क्लिफ ने उस किताब में पूरी बात लिखी है। यह काम कम से कम 3 साल में होगा। उसमें कह रहे हैं माउंटबेटन, किसी भी कीमत पे पहुंचना है तुम्हें और 3 महीने में पूरा कर देना है। और उसी किताब में ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो विजनरी देश के 19 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा नहीं 3 महीने बहुत है, इससे भी कम करो। रेड क्लिफ कहीं गए नहीं, दिल्ली में भारत का नक्शा लिया और उस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी उन्होंने, और यह कहा कि मुझे इतिहास माफ नहीं करेगा। उन्होंने 15 अगस्त और 14 अगस्त का इंतजार नहीं किया, उससे पहले अपने मुल्क चले गए। और जब भारत में झंडा फहराया जा रहा था,
उस वक्त तक देश के अंदर यह पता नहीं था कि रेड क्लिफ लाइन कहां है। जब यहां झंडा फहरा रहे थे दिल्ली में, तब पंजाब में 50,000 औरतों का मांस रेप किया गया। बंगाल के अंदर माएं बहनें अपने पति को, अपने भाई को, अपनी बेटी को स्टेशनों और बस स्टैंडों में उनकी लाशें ढूंढ रही थी, जब यहां जनगण होकर के विजनरी प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे थे। इस पूरे मूल में जिसके कारण आज ये भारत है और हम और आपके बीच में कोई बातचीत हो रही है, इसकी जड़ को नहीं समझेंगे तो आप शाहीन बाग को नहीं समझ पाएंगे, आप पीएफआई को नहीं समझ पाएंगे, आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को नहीं समझ पाएंगे, आप हैदराबाद के जोकर को नहीं समझ पाएंगे, आप रामपुर के जोकर को नहीं समझ पाएंगे। ये ताकतें क्यों हैं, कैसे हैं, किन कारणों से हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। कोई घटना आइसोलेशन में नहीं होती। हम अपने नजरअंदाज करने की हमारी बीमारी है, क्योंकि हमको लगता है हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें तो निक्की हेली बनना है, हमें तो अमेरिका में जाकर के चुनाव लड़ने के लिए अपना धर्म बदल कर मजहब इख्तियार कर लेना है, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो किसी कंपनी का सीईओ बनना है, देश रहे न रहे हम सीईओ जरूर बन जाए। गाली देकर के दो हिंदुस्तान से बाहर जाना बहुत आसान है। ध्यान रखिएगा, जो लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं, जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान से बाहर हैं, आपने वहां पुरुषार्थ किया, वहां की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, वहां के समाज के कायदे कानून माने, इस सब के बावजूद भी आप भारतीय हैं। जिस दिन भारत कमजोर होगा आपकी इज्जत कमजोर हो जाएगी। यह न समझें कि आपके अपने परोपकार के कारण उस देश में आपकी बड़ी इज्जत है। लिहाजा हमारे यहां इस बीमारी को चलाते रहे हम, और वो बीमारी चलते चलते आज तक यहां पहुंची है। हमने तो कल का इतिहास नहीं पढ़ना चाहा, लेकिन आज की समस्या सॉल्व करना चाहते हैं। अरे डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर पूछता है हिस्ट्री बताइए, वो भी पूछता है कि आपके खानदान में किसी को डायबिटीज था, किसी को कैंसर की बीमारी हुआ करती थी, वो भी पूछता है, ताकि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है कहीं हेरिडिटी तो नहीं है। आप उससे झूठ बोलेंगे तो डॉक्टर इलाज सही नहीं करेगा, उसकी दवा काम नहीं करने वाली। इसलिए आपने सत्ताओं पे ऐसे लोगों को बिठाया जो उस हिस्ट्री को जानना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उस हिस्ट्री की जड़ में वो खुद मौजूद थे। बड़ी मुश्किल से सिंह साहब से जब भी मेरी गुफ्तगू होती है, हम इस बात पे एक राय है कि किसी कीमत पर कैसे भी हालात हो जाएं, यह बात अलग है कि कुछ लोग यकायक राष्ट्रवादी हो गए हों, क्योंकि उनको लगता है कि राष्ट्रवाद का मौसम है, राष्ट्रवादी होने में फायदा है। कर्नल आर.एस. सिंह उस वक्त जब उस नादिर शाही शक्ति के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, तब टेलीविजन पे वो बात कहते थे जो कोई कह नहीं पाता था। इसलिए हमारे बीच में यह सहमति है कि ऑडियंस में दो लोग भी हमको मिलेंगे तो हम दो लोगों को उसी ताकत से पूरी बात बताएंगे। वो देश के किसी कोने में हो, ना हमारी कोई शर्त है, ना हम आने जाने की कोई फीस लेते हैं। हमने कहा हम लोगों ने अपना अपना जीवन जी लिया है, हमको लगता है कि यह समय है कि देश बोलना नहीं चाहता, हम पूरी ताकत के साथ बात बोलेंगे, और अगर हम सच बोलेंगे तो यह देश हमारे साथ खड़ा होगा, और झूठ बोलेंगे उनके साथ देश नहीं होगा। यही कारण है कि विशाखापट्टनम में आप जिस जगह बैठे हुए हैं, न मैं आपकी जबान जानता, न मैं आपके खान पान को ज्यादा जानता, मेरी भाषा कितनी आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन मेरे भाव आपकी समझ में आ रहे हैं।